भगवान भास्कर को अर्घ्य देने उमड़े श्रद्धालु। इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है कि दुबई नगर में बुधवार को छठ व्रतियों के बीच पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पूजा अर्चना की और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। आपको बता दें, छठ पूजा को लेकर बुधवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों के पार्कों, मैदान और जोड़ में बने कृत्रिमों घाटों पर रौनक रही। यहाँ दोपहर 2 बजे से डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आने का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रद्धालु सिर पर पूजा सामग्री से भरा दौरा रखकर पूजा स्थल पर पहुंच रहे थे। कई लोगों ने अपने घरों की छतों पर ही पूजा अर्चना की। यमुना नदी में पूजा पर रोक होने की वजह से घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही कैलाश नगर स्थित महावीर स्वामी पार्क में बने कृत्रिम घाट पर दोपहर 2 बजे से छठ पूजा के लिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रवेश द्वार पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर की तैनाती थी। चेहरे पर मास्क होने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा था। साथ ही सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बल से लेकर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे। कृत्रिम घाट पर पूजा के लिए भीड़ थी। वृद्धारी महिलाएं पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। वृद्धारी पुरुष भी पानी में उतरकर पूजा अर्चना कर रहे थे। कृत्रिम घाट पर पूजा के लिए प्रशासन की व्यवस्था को लेकर श्रद्धालु काफी खुश थे। पार्क के अंदर एक मंच भी लगा था। मंच से बार बार मास्क पहनने और सामाजिक दूरी को लेकर घोषणा हो रही थी। पार्क के बाहर पूजा के सामान की बिक्री करने वाले बैठे हुए थे। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छठ व्रतियों के बीच पहुंचकर उनके साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की। मुख्यमंत्री ईस्ट के दुबई नगर और DIZ सेक्टर 4 राजा बाजार पहुंचकर छठ पूजा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और विधायक राघव चड्ढा ने भी छठ घाटों पर पहुंचकर व्रतियों के साथ छठी मैया की पूजा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से छठ पर्व के आयोजन में कई अड़चनें आई, लेकिन हमने छठी मैया के आशीर्वाद से सारी अड़चनों को दूर किया। केजरीवाल ने साथ ही कहा कि सभी से निवेदन है कि सभी कोरोना से बचे। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सभी अपना ख्याल रखें और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने। छिड़काव कर हटाया जा रहा था यमुना से झाग। इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। यमुना के पानी में तैर रहे झाग को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच दिल्ली सरकार ने इसे साफ करने की कवायद शुरू की है। बुधवार को पानी की सतह पर बांस का जाल लगाकर और पानी का छिड़काव कर झाग दूर करने का प्रयास किया गया है। दिल्ली में इस बार यमुना घाट पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। इसी बीच यमुना के पानी में उठने वाले झाग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। यमुना के पानी में मौजूद प्रदूषण और यमुना में गिरने वाले गंदे नालों को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा हथनीकुंड बैराज से पर्याप्त पानी नहीं छोड़ने को भी इसका कारण बताया जा रहा है। इन विवादों के बीच दिल्ली सरकार ने बुधवार को बांस के जाल लगाकर और पानी का छिड़काव कर झाग को दूर करने की कवायद शुरू की। दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि झाग को खत्म करने के लिए पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे तत्काल दूर करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यमुना में जहरीले झाग के बीच सूर्य को अर्घ्य। इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। आस्था के महापर्व छठ पर भी यमुना मैली रही। बुधवार को जब व्रती महिलाएं नदी पर पूजा करने पहुंची तो जहरीले झाग की मोटी परत के बीच उन्हें डुबकी लगानी पड़ी और इसी जल से अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य भी देना पड़ा। झाग रोकने को पानी का छिड़काव किया, नाव चलाई गई। इसके बावजूद स्थिति जस की तस रही। छठ पर बुधवार को कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में महिलाओं को जहरीले झाग की मोटी परत के बीच ही स्नान करना पड़ा। अफगानिस्तान से आतंक रोकने को 8 देश एकजुट। इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। अफगानिस्तान से आतंक रोकने के लिए 8 देशों ने हाथ मिला लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगुवाई में दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग के मंच पर ईरान, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने
संकल्प लिया कि अफगानिस्तान की धरती को आतंक का पनाहगाह नहीं बनने देंगे। घोषणा पत्र में साफ कहा गया कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती से आतंकवादी गतिविधियों को पनाह, परीक्षण और मदद न मिले। ये भी कहा गया कि और देशों को उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और मानवीय संकट से निपटने के लिए पहुंचाई जा रही मदद का लाभ सभी वर्गों तक बिना रोक टोक पहुंचना चाहिए। इस बयान को पाकिस्तान के लिए संदेश के रूप में भेजा जा रहा है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति गैंगरेप में दोषी, इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। यूपी की सपा सरकार में खनन मंत्री रही गायत्री प्रजापति समेत 3 आरोपियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में दोषित करार दिया है। आपको बता दें, सजा 12 नवंबर को सुनाई जाएगी। इस दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल, रूपेश्वर उर्फ रूपेश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस मामले में चित्रकूट निवासी महिला ने 18 फरवरी 2017 को गौतमपल्ली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि खनन कार्य और नौकरी दिलाने के लिए सभी दोषियों ने उसे लखनऊ बुलाया और अलग अलग स्थानों पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली में 50 से बढ़कर 800 हो गए छठ घाट, इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। मंत्री गोपाल राय ने बुराड़ी में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में हम सब लोगों ने अपनी जान पहचान के लोगों को जूझते हुए देखा है। इस दौरान कारोबार चौपट हुए। दिल्ली के अंदर जब पूर्वांचल के लोग छठ पूजा की शुरुआत की और भाजपा की सरकार थी, तब एक भी जगह पूजा नहीं कराई जाती थी। उन्हें पूर्वांचल के लोगों से इतनी नफरत थी कि वे छठ पूजा नहीं करने देते थे। कांग्रेस की सरकार में भी 50-60 जगहों पर ही छठ पूजा होती थी, वहां कुछ खास लोग ही पहुंच पाते थे। आज दिल्ली के अंदर 800 से अधिक जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। मुझे ये कहने में गर्व है कि छठ व्रतियों के लिए जितना इंतजाम बिहार और यूपी की सरकार नहीं कर पाती है, उससे बढ़िया इंतजाम दिल्ली सरकार कर रही है। दहेज में मिला चेक बाउंस होने पर रची पत्नी को मारने की साजिश, इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। बुराड़ी पुलिस ने पत्नी की हत्या की साजिश में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर को भतीजे समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर ने दहेज में मिला चेक बाउंस होने की वजह से हत्या की साजिश रची थी। अब तक पुलिस इस मामले में कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार संत नगर में वीरेंद्र अपनी पत्नी पिंकी और बुजुर्ग माता पिता के साथ रहते थे। रामजस कॉलेज में संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर वीरेंद्र की इसी साल फरवरी में गाजियाबाद निवासी पिंकी से शादी हुई थी। वीरेंद्र के दूर के भाई राकेश ने सोमवार देर शाम पिंकी की संत नगर स्थित घर में हत्या कर दी थी और खुद ही पुलिस के पास जाकर जुर्म स्वीकार कर लिया था। अभी तक पुलिस राकेश को ही मुख्य आरोपी मान रही है। जांच में शामिल पुलिस अधिकारी ने बताया कि राकेश के आत्मसमर्पण करने पर वीरेंद्र को अस्पताल से बुलाया गया। पुलिस ने घटना की जानकारी नहीं दी थी और वो भी इस तरह व्यवहार कर रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। पुलिस ने वीरेंद्र और राकेश की कॉल डिटेल्स और मोबाइल की लोकेशन की जांच की। घटना से पहले और बाद में दोनों की बात हुई थी। करीब 300 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। इसके बाद वीरेंद्र की संलिप्तता का सुराग मिला। जब पुलिस ने सबूतों को सामने रखकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और अपने भतीजे गोविंद को भी इसमें शामिल बताया। कोरोना की वजह से मरीजों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा, इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हुए लोगों में न्यूरोलॉजिकल समस्याएं देखी जा रही है। वहीं जिन मरीजों को पहले से न्यूरो की समस्याएं हैं, उनके लक्षण बढ़ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से ठीक हुए कुछ मरीजों में ब्रेन फॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। अगर आप छोटी छोटी बातों को भूल रहे हैं या फिर आपके लिए किसी बात को याद रखने में मुश्किल आ रही है, तो इसे ब्रेन फॉगिंग का लक्षण माना जा सकता है। कोरोना से जंग जीतने के बाद अब ब्रेन फॉगिंग लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की रिकवरी दर भी
आदी रह गई है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्रेन फॉगिंग के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें किसी मरीज को याददाश्त से संबंधित समस्या आ रही है, तो किसी को बोलने में दिक्कत आती है, या फिर कोई अपना ध्यान एक जगह नहीं रख पा रहा, किसी मरीज को नींद नहीं आ रही, किसी की काम करने की क्षमता कम हो गई है। अपराधियों का अड्डा बनी तिहाड़ जेल, इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल की हालत दयनीय है, जो अपराधियों का अड्डा बन गई है और वहां हत्याएं हो रही है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय को जेल सुधारों पर तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा दिए गए सुझावों पर उठाए गए कदमों को लेकर कार्य योजना और रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर गृह मंत्रालय के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कहा कि अस्थाना की रिपोर्ट में तिहाड़ जेल में CCTV कैमरे, बॉडी स्कैनर लगाने और अन्य सुरक्षा उपाय करने की सिफारिश की गई है, लेकिन 6 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन पर उसके समक्ष गृह मंत्रालय द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई है। अस्थाना द्वारा दिए गए सुझावों पर अब तक उठाए गए कदमों के बारे में गृह मंत्रालय के संबंधित सचिव को 3 हफ्ते के भीतर एक कार्य योजना और एक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। चारधाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंजूरी चाहिए तो अतिरिक्त सुरक्षा उपाय बताए केंद्र। इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। अदालत 8 सितंबर 2020 के उस आदेश में संशोधन के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को परियोजना से जुड़े राजमार्ग पर 5.5 मीटर का गलियारा बनाने का नियम पालन करने को कहा गया था। ये राजमार्ग चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को मंजूरी देने के लिए इससे जुड़ी एजेंसियों पर लागू किए जाने वाले अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लेकर केंद्र और गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO से सुझाव मांगे हैं। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा, हम अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू होना चाहिए कहने की बजाय हमें आदेश में इसे शामिल करना चाहेंगे, जिन पर परियोजना से जुड़ी एजेंसियों को अमल करना होगा। दिल्ली में डार्कनेट के जरिए कनाडा से गांजा मंगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। अपराध शाखा ने डार्कनेट के जरिए कनाडा से गांजे मंगाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिटकॉइन में गांजे की पेमेंट करते थे। पुलिस ने इनसे 1873 ग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों की पहचान पश्चिमी बिहार निवासी करण सजनानी, संजीव मिड्डा और विकासपुरी निवासी प्रियांश के रूप में हुई। शाखा की IGIS में तैनात SI अरविंद अहलावत को करण सजनानी व उसके गिरोह के बारे में सूचना मिली थी कि ये डार्कनेट से कनाडा से गांजा मंगाते हैं और दिल्ली में सप्लाई करते हैं। तमिलनाडु में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, अगले 2 दिनों तक चेन्नई में कोई राहत नहीं। इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। तमिलनाडु राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश बिना रुके भारी बारिश में बदल गई। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण राज्य में कम से कम अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। 11 नवंबर की शाम तक मौसम प्रणाली के उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। तमिलनाडु में दिन भर रुक रुक कर हुई और बुधवार शाम तक हल्की बारिश होती रही। चेन्नई और आसपास के चेंगलपेट, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और विल्लुपुरम सहित राज्यों के कई हिस्सों में हल्की बारिश बिना रुके भारी बारिश में बदल गई। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण राज्य में कम से कम अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। 11 नवंबर की शाम तक मौसम प्रणाली के उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। दिल्ली में सुबह छाया रह सकता है हल्का कोहरा, सप्ताह भर तक खुशनुमा बना रहेगा मौसम। इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। अगले 24 घंटे में भी सुबह के समय दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह भर तक धूप खिलने के साथ मौसम खुशनुमा बना रहेगा।
पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू होने के बाद मैदानी इलाकों में भी मौसम करवट ले रहा है। सुबह शाम के समय हल्की ठिठुरन के साथ दोपहर में धूप की तपिश कम हो रही है। हवा में नमी का स्तर अधिक होने की वजह से सुबह के समय हल्का कोहरा छाया हुआ है। अगले 24 घंटे में भी सुबह के समय दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह भर तक धूप खिलने के साथ मौसम खुशनुमा बना रहेगा। फेसबुक पर औसतन मिलती है 15 धमकियां, 5 भड़काऊ और 3 नफरत फैलाने वाली पोस्ट। इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। फेसबुक की ताज़ा सामुदायिक मानक अनुपालन रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं कि 2021 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर को लेकर ये रिपोर्ट दी गई। इसके अनुसार उसके प्लेटफॉर्म पर हर 10,000 में 3 सामग्री नफरत भरी है। पिछली तिमाही में ये संख्या 5 थी। हिंसा और भड़काने वाली सामग्री भी 4 से 5 प्रति हजार मिली है। देश के 141 प्रदूषित शहरों में 428 AQI के साथ गाजियाबाद अव्वल। दिवाली के 6 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात। इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के लगातार छठे दिन गंभीर हालत है। गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर है। 141 शहरों की सूची में 428 AQI के साथ सबसे बदतर वायु गुणवत्ता गाजियाबाद की है। बुलंदशहर से लेकर पानीपत तक हवा की गंभीर स्थिति। अगले 2 दिनों में सुधार के बिल्कुल भी आसार नहीं है।